हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर। पटवारी का क्वेश्चन पेपर है डीडीए का, जो कि अभी हाल ही में हुआ है 31 दिसंबर 2025 को। आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए हमने एक सीरीज जो है शुरू की है, प्रयास सीरीज। इसका जो है डेली वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ शाम को 5:30 बजे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम टीसीएस ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो अब एग्जाम है उसका भी जो वेंडर है वो टीसीएस है, तो टीसीएस ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था। पटवारी का ये एग्जाम है, इसमें भी 120 क्वेश्चन है। जैसे हिमाचल प्रदेश का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें भी 120 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो उसी पैटर्न बेस्ड पे ये पेपर कंडक्ट कराया गया है टीसीएस ने। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए, खासकर पटवारी के एग्जाम के लिए। पूरा पेपर का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों में मैं जो है इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पटवारी एग्जाम, प्लस इसके साथ साथ जो आपका टीजीटी आर्ट्स का भी एग्जाम है, कमीशन का एग्जाम है, जेओआईटी का जो अपकमिंग एग्जाम है, या फिर आपके जो एचपीपीएससी एग्जाम लेगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे से जो है हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये देखिएगा, ये जो पेपर है ये डीडीए में, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे जो है डीडीए में जो है पटवारी की वैकेंसीज निकली थी, जिसका जो एग्जाम है वो टीसीएस द्वारा कंडक्ट कराएगा। आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसकी जो दिनांक है वो है 31 दिसंबर 2025, जो कि लेटेस्ट एग्जाम है। ठीक है, 5 जनवरी को इसकी आंसर की आई। इस तरीके से एग्जाम आता है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लेकिन मैंने बाइलिंगुअल क्वेश्चन को लिख रखा है ताकि आपको आसानी से जो है इनको सॉल्व किया जा सके और आसानी से आपको समझाया जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति पद से जो है इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ इससे पहले किस भारतीय राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। जो जगदीप धनखड़ जी हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों की वजह से। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थे। पूछा गया है कि इससे पहले भारत के किस स्टेट के गवर्नर रहे हैं, तो ये रहे हैं वेस्ट बंगाल के। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 से लेके 2022 तक इन्होंने सर्व किया है एज अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। 2022 में ये कौन से नंबर के जो है वाइस प्रेसिडेंट बने थे? ये 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने थे, भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे। इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी वर्तमान में जो है भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है सीपी राधाकृष्णन। उनका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। ये क्या है? वर्तमान में भारत के 15वें नंबर के क्या है? 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। और इसी के साथ साथ जो एक और टीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो पूछा जाता है कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसका जो है पदेन सभापति होता है, यानी कि जो राज्यसभा है उसका जो सभापति होता है, एक्स ऑफिसियो होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है। ठीक है, और अभी ये करंट टाइम में 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले ये कहाँ के गवर्नर थे? तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वर्ष 2025 में भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य एसडीजीवी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसकी इंडेक्स में 100 सूची में प्रवेश किया है। भारत की रैंक क्या है? तो ये टीसीएस का लेवल है। आपने देखा होगा, हमने टीजीटी ऑल मेडिकल का पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी एसडीजी से क्वेश्चन आए थे। उससे पहले जो है हमने मेडिकल का पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी एसडीजी से क्वेश्चन आया था। तो जो ये रैंकिंग है, रैंकिंग से एक क्वेश्चन टीसीएस पूछता है। तो रैंकिंग जो है आपको यहाँ पे ये जो रैंकिंग का टॉपिक है इसको अच्छे से करना है अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2025 में जो इंडिया की रैंक है वो हो गई है कितनी? 99। इंडिया जो है पहली बार 100 रैंक के अंतर्गत आ गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने देश थे इसमें? तो टोटल 167 देश थे, जिसमें से भारत की जो रैंक है वो आई है 99। इसमें अगर हम बात करें कि इंडेक्स स्कोर पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे रैंकिंग पूछी गई है कि भारत की एसडीजी में जो रैंकिंग है वो कितनी है, तो 99 रैंकिंग है। अगर पूछे कि इंडेक्स का स्कोर कितना है, अगर हम स्कोर की बात करें तो इंडिया का जो स्कोर है दैट इज 67/100। इंडिया का जो स्कोर कितना है वो 67 है, कितने में से? 100 में से। एक और क्वेश्चन जो टीसीएस पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो है कितने रैंक का सुधार हुआ है, तो 10 रैंक का सुधार हुआ है। यानी कि जो 2024 की बात करें तो 2024 में जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रैंकिंग थी दैट इज़ 109, वो 109 थी, और अब ये बढ़ के होगी है कितनी? 99। अब रैंकिंग कितनी होगी है? 99। यानी कि कितने रैंक का सुधार हुआ है इंडिया का? तो इंडिया का जो है इसमें लगभग 10 रैंक का सुधार हुआ है। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन जो बनेगा वो इंपॉर्टेंट बनेगा, दैट इज द फर्स्ट रैंक होल्डर कौन है? सबसे नंबर 1 पे कौन है जिसकी रैंक 1 है? दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड जो देश है उसकी जो रैंकिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितनी है? टोटल सस्टेनेबल गोल्स कितने हैं एसडीजी जो रखे गए हैं?
SDG ये 2030 तक जो है पूरे करने हैं, ये रखे गए हैं 17, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा। SDG की जो शुरुआत है वो 2015 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वर्ष भर में सौर विकिरण की तीव्रता और मात्रा में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। Which of following of the factor does not cause variation in the intensity and amount of isolation across a year? हम पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी पे जो ऊर्जा का मेनली स्रोत है दैट इज सन एनर्जी, ठीक है। सूर्य से जो एनर्जी आती है, सूर्य से जो रेज आती है, वही क्या है, मुख्य कारण है एनर्जी का। तो सूर्य से बहुत सारी एनर्जी आती है, उसमें से कुछ एक हम रिलीज कर देते हैं, वापस कर देते हैं, ठीक है। जितना भी सूर्य से रेडिएशन आती है उसमें से आदि हम वापस कर देते हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आइसोलेशन की। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, कौन सा जो है एक फैक्टर उस पर कार्यरत नहीं करता। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वायुमंडल की पारदर्शिता इसमें बिल्कुल भूमिका निभाती है। आपने देखा होगा अभी जैसे दिल्ली में धुआं है, ठीक है, दिल्ली में जो है कोहरा पड़ता है, तो वहाँ पे जो सूर्य है वो नहीं निकल पाता, उसकी आइसोलेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो वायुमंडल है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। वायुमंडल में अगर धूल होगी, बादल हो गए, बादल वाले दिन भी सूरज नहीं प्रॉपर निकल पाता, उसकी आइसोलेशन प्रॉपर से नहीं हो पाती, ठीक है। तो वायुमंडल में अगर कुछ एक इम्प्योरिटीज़ होंगी तो जो है आइसोलेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर ये तो एक कारण बनता ही बनता है। अगर हम बात करें रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी वजह से भी जो है एक कारण होता है इसका भी इफेक्ट पड़ता है इस पे, आइसोलेशन पे। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द डे, तो जितना लंबा दिन होगा उतनी जो है इसमें टाइम लगेगा आइसोलेशन में, तो ये भी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ प्रेशर, दाब का परिवर्तन जो है इसमें इफेक्ट नहीं करता। अगर हम प्रेशर की बात करें तो इसका कोई भी जो है फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पेरिहेलियन और अपहेलियन के बारे में पूछा जाता है। यानी कि पेरिहेलियन की अगर हम बात करें, पेरिहेलियन होता है आपका 4 जुलाई को, ठीक है, सॉरी, पेरिहेलियन जो होता है जो जब सबसे नज़दीक होती है, सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, ये होता है कब, 3 जनवरी, 3 जनवरी को सूरज जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, इसको हम पेरिहेलियन बोलते हैं। अपहेलियन की बात करें, अपहेलियन की बात करें तो ये आता है 4 जुलाई को, जिस दिन सूरज जो है पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होता है। एग्जामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है TCS, सबसे ज़्यादा दूर कब होता है और सबसे नज़दीक कब होता है सूरज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट की जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, इसके द्वारा स्टार्ट कब किया गया था, ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट के तहत जो है कंपलसरी किया गया था, जो भी प्रोजेक्ट होगा, जितने भी टेन्योर का आपका रोड होगा, ठीक है, जितना भी पैसा लगेगा, मान लीजिए 100 करोड़ का कोई रोड पास हो रहा है, 100 करोड़ का कोई रोड पास हो रहा है, तो उसमें जो है कंपलसरी किया गया था कि 1% जितना भी बजट दिया गया है उसका 1% जो है उसकी ग्रीनरी के ऊपर खर्च किया जाए, उसके ग्रीनरी के ऊपर। आपने देखा होगा आजकल जो रोड बन रहे हैं उनके उसके साथ में जो है पेड़ पौधों का जो है वृक्षारोपण किया जाता है ज़्यादातर। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन हाईवे जो प्रोजेक्ट है इसके तहत काम किया जा रहा है। इसमें 1% जितना भी प्रोजेक्ट होगा उसका 1% जो है आपका पेड़ पौधों पे खर्च किया जाएगा। ये क्या है, ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू है, ये 2015 में आया था। अभी अगर हम बात करें कि हमारे रोड मिनिस्टर कौन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, दैट इज नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है भारत सरकार के अभी क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो भी IB के एग्जाम में पूछा गया था कि जो फास्ट टैग होते हैं, आपने देखा होगा जो गाड़ियों में आजकल फास्ट टैग लगते हैं, सभी को पता है, वो किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है काम करते हैं। उनका जो काम है वो कौन सी फ्रिक्वेंसी पे होता है, वो RFID पे काम करते हैं। किस पे, RF, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे काम करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपके फास्टैग है वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित से कौन सा प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। 86 अमेंडमेंट काफ़ी फेवरेट है TCS का ये, ठीक है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, जो भी मैंने आपको प्रीवियस पेपर डिस्कस कराए होंगे TGT की अगर हमने बात की है, या फिर उसके बाद ग्रुप इंस्ट्रक्टर का पेपर हमने सॉल्व किया है, तो 86वां संविधान संशोधन, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ही रहा है। तो अभी TGT आर्ट के लिए भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे किसी भी शिफ्ट में आएगा, 100% आएगा, ठीक है, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में अगर हम बात करें, 86वां संविधान संशोधन में यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है। इससे पहले हमने किसकी बात की थी, आर्टिकल 21A की, जिसमें क्या था, जिसमें जोड़ा गया था मौलिक फंडामेंटल राइट, मौलिक
आपका अधिकार। यहाँ पे कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो ये जो आपका 11वें नंबर का कर्तव्य है, कौन सा नंबर का? आपका 11वें नंबर का कर्तव्य है, यानी कि 51A, आर्टिकल 51A में जो के नंबर का मौलिक कर्तव्य है, जिसमें कहा गया है कि माता पिता का भी अधिकार है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 21A, जो कि जोड़ा गया है किसमें? 66वें संविधान संशोधन में। इसमें फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था किसको? कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, कितने? 6 से 14, इसकी ईयर भी पूछ लेता है एग्जामिनर। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देनी है, प्लस कंपलसरी एजुकेशन देनी है। किसकी ड्यूटी है? ये स्टेट की ड्यूटी है, ये राज्य की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन भी देनी है, प्लस कंपलसरी देनी है। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें एक और जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, यानी कि पेरेंट्स का भी ये बनता है, ठीक है, पेरेंट्स को भी जो है ये काम बनता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, ठीक है। अब टीचर घर से तो लेके जाएगा नहीं उनको ज़बरदस्ती, तो पेरेंट्स का भी यहाँ पे दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको स्कूल में भेजें। तो ये कौन सा जो है आपका यहाँ पे कर्तव्य है? ये 11वें नंबर का कर्तव्य है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? ये है आर्टिकल 51A। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? 51 है। कितने फंडामेंटल राइट है हमारे? जो फंडामेंटल जो राइट्स है वो 6 है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 51A में है, जो कि हमारी 11 है, मौलिक कर्तव्य है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की पहली भागीदारी चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय राज्य से हुआ था? जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने जो पहला, अगर हम बात करें सविनय आंदोलन की जो शुरुआत की थी, वो 1917 में की थी। कहाँ से? चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से, जो कि पड़ता है बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आएगा? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। कहाँ पे? चंपारण, जो कि कहाँ पे है? बिहार के अंतर्गत आता है। क्यों हुआ था? तीन खटिया जो सिस्टम था, ठीक है, तीन खटिया प्रणाली थी। नील की खेती वहाँ से जबरन करवाई जाती थी। जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी, जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे उनके द्वारा, और 3/20 हिस्से पे जो है उससे टैक्स वसूला जाता था, जिसके बाद जो है ये सत्याग्रह हुआ था। इसके एक साल बाद ही 1918 में उन्होंने कौन सा सत्याग्रह किया? खेड़ा सत्याग्रह किया। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद खिलाफत आंदोलन आया 1919 में, और जो उन्होंने सबसे बड़ा नेशनल लेवल पे पहला आंदोलन किया था, दैट इज़ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें, पहला आंदोलन था जो कि नेशनल लेवल पे उन्होंने किया था, काफ़ी बड़ा आंदोलन। ये 1920 से शुरू हुआ था, 1922 तक चला था। जो चोरा चोरी की जो घटना हुई थी वहाँ पे इन्होंने इसको बंद कर दिया था। डायरेक्टली क्वेश्चन आता था कि भारत का जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो चोरा चोरी की जो घटना हुई थी उसके बाद 1922 में उन्होंने ये वापस ले लिया था। इसके बाद जो हुआ था आपका दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, वो कब हुआ था? वो आपका 1930 से लेके 1934 तक, 1930 से लेके 1934, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा और भी इनके सत्याग्रह हैं जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के लिए विधानसभा गठित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 239AA जो है, ये जो हमारा संविधान है उसको अधिकार देता है किसका? विधानसभा गठन करने का। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। अभी हमारे 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है भारत के अंदर। कितने? 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे क्या है? विधानसभा है। विधानसभा है। कौन कौन से है? पहला तो हो गया दिल्ली, उसके बाद आपका आ गया जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आ गया पुडुचेरी। थर्ड नंबर पे कौन सा आ गया? पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे विधानसभा का प्रावधान किया गया है। भारत में गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना द्वारा प्रस्तुत किया गया था? गरीबी हटाओ का जो नारा है ये दिया गया था 5वां जो हमारा योजना आयोग आया था, 5वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना आई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 5वां पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1974 से लेकर 1978 तक, 1974 से 1978 तक रही थी। योजना आयोग जो एक पहले हुआ करता था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा 1950 में क्या हुआ था? 15 मार्च 1950 को एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था योजना आयोग। इसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। ये क्या करता था? हर 5 साल के लिए एक मसौदा तैयार करता था, यानी कि अगले 5 साल के लिए हम क्या करेंगे, अपना एक जो है ब्लूप्रिंट आप इसको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ब्लूप्रिंट था कि जिसमें अगले आने वाले 5 साल का एक मसौदा तैयार किया जाता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले 5 साल के लिए क्या करेगी। तो जो इनका 5वां ये ड्राफ्ट आया था उसमें इसमें
गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, 6 में भी सेम ही रहा था एज इट इज़। इसमें अगले 5 साल का क्रियाकलाप किया जाता था, लेकिन इसका जो है रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग द्वारा। जब मोदी गवर्नमेंट आई तो 2015 में एक आयोग जो है बनाया गया, नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग, 1 जनवरी 2025। जो योजना आयोग था उसको बंद करके अब नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, ये 2015 से कार्यरत है, और इसके जो हेड होते हैं दोनों के, जो योजना आयोग था उसका हेड भी प्रधानमंत्री होता था, और जो नीति आयोग है इसका हेड भी कौन होता है? इसका हेड भी प्रधानमंत्री होता है। तो पहले जो ये 5-5 साल का काम होता था, अब 2012 में लास्ट आया था, 2012 से 17 तक ये रहा था 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 17 के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, क्योंकि नीति आयोग जो है उसके बाद आया था। ये अपनी तरीके से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है तथा माउंट कैलाश का मोनोलिथिक रूप है, एकासम रूप है। एक मोनोलिथिक का मतलब है यानी कि एक ही पत्थर से बना है, वो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अगर हम बात करें कि उसकी जो नक्काशी है वो एक ही पत्थर से हुई है, सिंगल पत्थर से हुई है। किस शासनकाल द्वारा निर्मित है? तो ये जो कृष्ण फर्स्ट थे राष्ट्रकूट वंश के, उनके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण जो वन थे उनके द्वारा ये बनाया गया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिएगा, मई 2025 में भारत ने 25-26 कार्यकाल के लिए किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? अभी जो है भारत कौन से संगठन का चेयरमैन है, यानी कि किस संगठन की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है? अगर हम 25-26 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में कुछ याद आया आपको? हमने प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया था। ये क्या जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें मैंने हिमाचल के बारे में भी आपको बताया था, और साथ में बताया था इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है? आपका HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, जिसके बारे में हमने देखा था कि इसके 3 पिलर, मोस्टली 3 पिलर पे काम करता है, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। तो क्या इसकी अध्यक्षता भारत ने की? तो नहीं, इसका जो है भारत अध्यक्ष नहीं बना है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो लेबर से जुड़ा जो कार्य है ये होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर। क्या इसकी अध्यक्षता भारत ने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमने भी डिस्कस किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? जिनेवा में। अगर हम बात करें एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एशियन प्रोडक्टिविटी की, तो इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। इसकी अध्यक्षता अभी भारत के पास दी गई है। इसकी अध्यक्षता किसके पास है? इसकी अध्यक्षता भारत के पास दी गई है 25-26 तक। कब तक ये कार्यकाल रहेगा भारत का? जब तक इसकी अगली मीटिंग नहीं हो जाती, जब तक अगला डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक जो है भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। दैट इज एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टोक्यो, जापान में। टोक्यो जापान के अंतर्गत क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में अहमदाबाद में एका अरीना में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड की सतह मेजबानी जो है शाहरुख खान की किसके साथ की थी? तो ये TCS के क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मेरे को TCS अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं हिमाचल गवर्नमेंट ने क्यों जो है इस वेंडर को चूज़ किया है। ये क्वेश्चन आपको ना तो कहीं बुक में मिलेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल पेचीदा क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो करण जौहर और मनीष पॉल ने जो है इनको को होस्ट किया था फिल्म फेयर अवार्ड्स में। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत जो है मार्च 2015 तक भारत ने कितने सुपर कंप्यूटर जो है विकसित किए थे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने मार्च 2025 तक 34 सुपर कंप्यूटर विकसित किए थे। अगर हम करंट टाइम में बात करें तो अभी जो इनकी संख्या है वो हो गई है 37। अभी इनकी संख्या कितनी हो गई है? 37 जो है सुपर कंप्यूटर इंडिया ने विकसित कर लिए है। और जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था दैट इज परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है आपसे पूछा जाए, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसको कहा जाता है? इसमें सुपर कंप्यूटर का पिता दैट इज विजय पांडुरंग। विजय पांडुरंग जो है वो भारत में सुपर कंप्यूटर के फादर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय बजट 17-18 में अपनाया गया कौन सा ढांचा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों का आवंटित संसाधनों के समुचित प्रबंधन के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करता है? तो मिशन अंत्योदय आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बजट 2017-18 से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल
मेजरली फाउंड इन विच ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया। अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो ये कहाँ पे मिलती है आपको? काली मिट्टी जो है आपको पेनिसुलर प्लेट्यू में मिलेगी, आपको जो प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे मिलेगी? प्रायद्वीपीय पठार में मिलेगी। यहीं से क्वेश्चन करके आते हैं। इसी को जो है रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को ही क्या हम बोलते हैं? रेगुर सॉइल। और ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है? कपास के लिए। कपास मिट्टी भी इसको बोलते हैं क्योंकि कपास की खेती इसमें भरपूर होती है। और पेनिसुलर जो हमारा पठार है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिलेगी। और जो आपका महाराष्ट्र का एरिया है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना का एरिया है, वहाँ पे मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि एलुवली सॉइल, जो कि इंडिया के 40% हिस्से पे पाई जाती है, भारत के लगभग, भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है दैट इज़ जलोढ़ मिट्टी, या फिर हम बात करें एलुवली सॉइल। ये आपका जो अपर एरिया है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, जो ऊपर का एरिया है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मई 1990 को जारी राष्ट्रपति निर्देश के माध्यम से संगठित अंतर्राज्य परिषद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित की गई थी? इंटर स्टेट काउंसिल की अगर हम बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस जो स्टेट है, उनके बीच में जो गवर्नमेंट का समन्वय है उसको बिठाने के लिए इस काउंसिल का जो है बनाया गया था। जो सरकारिया आयोग आया था आपका, सरकारिया आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इसका हेड कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटर स्टेट काउंसिल का हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके हेड होते हैं। प्लस इसमें जो इसके जो मेंबर होते हैं वो सीएम ऑफ द ऑल स्टेट, सीएम ऑफ स्टेट, भारत के जितने राज्य हैं उनके जो सीएम है वो इसके जो है मेंबर होंगे। प्लस 6 जो है कैबिनेट मंत्री, 6 जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री जो प्रधानमंत्री है वो खुद चूज करते हैं अपनी मर्जी। तो ये किस आर्टिकल के अंदर जो है इसका प्रावधान किया गया है? तो यह आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 के जो है अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है। किसका? इंटर स्टेट काउंसिल्स का। नेक्स्ट देखिएगा, स्मार्ट अशोक की लुम्बिनी यात्रा, लुम्बिनी को कर मुक्त किए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में लिखा गया है? अशोक ने जो लुम्बिनी है उसको कर मुक्त कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था। इसके बारे में जो है कहाँ लिखा गया है? ये क्वेश्चन है कि कौन से पिलर में इसके बारे में लिखा गया है। तो रोमन देव जो स्तंभ है उसके ऊपर इसके बारे में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये टीसीएस के क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल में पटवारी के 120 क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर में भी 120 ही क्वेश्चन आए हैं। इसमें जो टाइम है वो आई थिंक 2 घंटे का दिया गया है इसमें, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 90 मिनट का टाइम है। तो लेवल थोड़ा सा लो रहेगा हिमाचल प्रदेश का, लेकिन ये टीसीएस के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और मैं टॉपिक भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि कहाँ से जो है एग्जामिनर पूछ रहा है। डेली क्लास होगी 5:30 बजे शाम को। आपके हाथ में सिर्फ 2 काम है, ठीक है। मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना, अच्छी वीडियोस क्वालिटी हो जिसमें, ठीक है, वो प्रोवाइड कराना। आपके हाथ में सिर्फ 2 काम है, एक तो है लाइक करने का और एक है कमेंट करने का। अगर लाइक नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। मेरे को ड्यूटी से आने के बाद जो है ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने होते हैं, तो थोड़ा सा जो है मोटिवेशन बना रहे। आप कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं भी लग रहे हैं तो भी कमेंट कर दीजिए कि इसमें ये चीज़ सुधार हो सकती है। और तो यहाँ पे जो अशोक का है उसके बारे में कहा गया है कि उसका जो रोमन देव स्तंभ था उसमें उसने डिस्क्राइब किया था कि उसने जो लुम्बिनी है उसको कर मुक्त कर दिया था। क्यों मुक्त किया था? तो देखिए 261 BC, ठीक है, आपका 261 BC, सॉरी 261 BC में क्या हुआ था? कलिंगा का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ कलिंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कलिंगा का युद्ध हुआ था, जिसमें काफ़ी जो है हत्याएं हुई थी, ठीक है, जिसमें काफ़ी मात्रा में जो है जैसे युद्ध होता है तो उसमें काफ़ी मौतें होती हैं। उससे आहत होकर अशोका ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म को जब अपनाया था तो उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। उसके बाद तो ये गया था लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है? लुम्बिनी करंट टाइम में पड़ता है नेपाल के अंदर। ये कहाँ पे है? नेपाल के अंदर। क्यों फेमस है? जो महात्मा बुद्ध जी थे उनका जन्म स्थान है ये। महात्मा बुद्ध का क्या है? जन्म स्थान, जन्म स्थान ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? लुम्बिनी। तो वो इन्होंने यहाँ की जो है दौरा किया था। तो इन्होंने क्योंकि बौद्ध धर्म अपना लिया था तो इसलिए इस जो एरिया था इसको कर मुक्त कर दिया था, यानी कि यहाँ से टैक्स नहीं लेता था। और इसके बारे में इसने डिस्क्राइब किया था किसमें? अपने रोमन देव स्तंभ में। अगर हम बात करें लौरिया नंदा, जो नंदनगढ़ है, ये भी अशोका का पिलर है, ठीक है। अगर हम कहाँ पे है? ये बिहार के अंदर है। ये कहाँ पे है? ये भी करंट टाइम में बिहार में। अगर सांची स्तूप की बात करें, ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एडेड है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है सांची स्तूप। नेक्स्ट देखिएगा, पर्याप्त आजीविका के संसाधनों का अधिकार, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये कौन से अंतर्गत आता है? अगर हम बात करें आजीविकाओं के संसाधनों का अधिकार, तो ये आता है आपका डीपीएसपी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 39A डीपीएसपी, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा और जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आर्टिकल 21। इसमें क्या है? जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार। जीने का जो अधिकार है वो कौन सा है? जीने का जो अधिकार है हमारा वो कौन सा है? फंडामेंटल राइट। ये कौन सा है? दैट इज फंडामेंटल राइट। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जो है जजमेंट आया था, उसमें जो घर है ना, जो हमारे घर होते हैं, घर के अधिकार को, यानी कि आपके पास अपना घर होना चाहिए, इस अधिकार को भी आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है। यानी कि हर व्यक्ति के पास अपना घर होना, ये क्या है? हमारा एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ये हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे, और 100% श्योरिटी है कि इसके बारे में एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। आर्टिकल 21 में ही रखा गया है कि अपने पास एक घर होना, घर होने का अधिकार कैसा है हमारा, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हर व्यक्ति के पास अपना घर होना एक फंडामेंटल राइट है, उसका अपना एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुड्डी पड़वा, गुड्डी पड़वा के समान दिन मनाया जाता है? तो गुड्डी पड़वा के दिन जो त्यौहार मनाया जाता है, हम इससे थोड़ा सा पहले पीछे चलते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको और डिस्कस करवा देता हूँ। डीपीएसपी हमने पढ़ लिया, मौलिक कर्तव्य हमने पढ़ लिया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 51A में। ठीक है, इसमें हमारे कितने हैं? 11 कर्तव्य है। अगर हम बात करें लीगल राइट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीगल राइट, क्योंकि मेरे को अभी रिकॉल हुआ कि IB का जो पेपर हुआ था अभी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वहाँ पर एक चीज़ पूछी गई थी कि मैटरनिटी बेनिफिट, जो महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, जब उनके बच्चे होते हैं, अगर वो कहीं गवर्नमेंट ड्यूटी में है, तो उनको जो है पेड लीव लेने का अधिकार है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसा अधिकार है? तो ये एक लीगल राइट है। ये कैसा है? एक कानूनी अधिकार है। हमारे को कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति जमा करने का अधिकार, पहले ये एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको हटा के अब एक वैधानिक अधिकार में बदल दिया गया है आपका लीगल राइट में। इसके साथ साथ एक और जो एग्जामिनर पूछता है, दैट इज राइट टू वोट। राइट टू वोट, राइट टू वोट की बात करें, यानी वोट करने का अधिकार भी कैसा है हमारा? ये भी एक वैधानिक अधिकार है। लेकिन जो मैटरनिटी वाला है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ने अभी पूछा था। आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा ये। गुड्डी पड़वा के दिन जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्वेश्चन 19 कह रहा है गुड्डी पड़वा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गुड्डी पड़वा जो है ये बेसिकली महाराष्ट्र और आपका जो गोवा है वहाँ पे मनाया जाता है, महाराष्ट्र गोवा में। ठीक है, और सर्दी ख़त्म जो है, अब जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है उसमें, तो इसी के साथ साथ मनाया जाता है उगाडी, उगाडी त्यौहार, ऑप्शन नंबर सी। उसी दिन जो है एक सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा? उगाडी त्यौहार, जो कि आपका कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जून 2025 में DRDO के DCPP जो इनका प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत अगली पीढ़ी का 105 mm गोला बारूद किस भारतीय निजी कंपनी ने विकसित किया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? ये रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का लिंगानुपात महिलाओं की संख्या में कितना है? तो ये दिल्ली की बात की गई है, दिल्ली का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका 5, 6, 8। लेकिन जो राइट आंसर है, अगर हमने डिस्कस करना है, वो है हिमाचल प्रदेश का। हमें किससे मतलब है? हिमाचल, क्योंकि ये दिल्ली का पेपर था तो दिल्ली से पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश का आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 2000 का जो सेक्स रेशो है वो कितना है? 2000 का जो, अगर हम सेक्स रेशो की बात करें, 2011 का जो सेक्स रेशो है दैट इज़ 972, 972 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष। यानी कि अगर हिमाचल प्रदेश में 1000 पुरुष है तो उसमें 972 महिलाएँ। ठीक है, 1000 पुरुष पैदा हो रहे हैं तो 972 महिलाएं पैदा हो रही है, इनका ये सेक्स रेशो है हिमाचल प्रदेश में, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों के नियमित चुनाव कितने वर्षों में कराए जाना अनिवार्य है? जो गवर्नमेंट, जो हमारा संविधान है उसके अनुसार जो भी पंचायत इलेक्शंस है वो कितने साल बाद मैंडेटरी है करवाना? तो 5 साल बाद, 5 साल बाद जो है ये मैंडेटरी है करवाना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, यहीं से कुछ एक क्वेश्चन बनेंगे कि पंचायत का जब हम चुनाव लड़ते हैं तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज 21 साल। अगर आपने एमएलए बनना है तो मिनिमम एज कितनी चाहिए आपकी, 25 साल। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल। लेकिन आपने अगर वोट डालना है तो अधिकार है 18 का। लेकिन अगर आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल, कम से कम 21 साल के तो आप होने चाहिए। और कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से रिलेटेड है, दैट इज 73। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, जो कि पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। और 3 टायर में जो है हमारा पंचायती राज सिस्टम चलता है। पंचायती राज सिस्टम को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है राजस्थान। राजस्थान ने पहले जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है इसको अपनाया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम क्या है, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज सिस्टम कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। 3 स्तरीय कौन से है, ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे जो निचला स्तर आता है वो आता है ग्राम पंचायत। सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। उससे बाद थोड़ा सा अगर हम ब्लॉक लेवल पे बात करें तो यहाँ पे आ जाती है पंचायत समिति। यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाती है पंचायत समिति। और इससे ऊपर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आ जाता है जिला परिषद। इससे ऊपर क्या आ जाता है, इससे ऊपर आ जाता है जिला परिषद। तो इस तरीके से जो है 3 टायर में होती है हमारी पंचायत। सबसे जो छोटा होता है वो होती है ग्राम पंचायत, जो गांव के लेवल पे होती है। ब्लॉक लेवल पे आपकी आ जाती है पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी आ जाती है जिला परिषद। नेक्स्ट देखिएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसको किस नाम से जाना जाता है, पिक्रिक एसिड के नाम से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको, खट्टे पदार्थों में मिलेगा। जो भी आप पे नींबू वगैरह होंगे वहाँ पे सिट्रिक खट्टे जो फल होंगे वहाँ पे मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड की बात करें, गोभी पालक, इसमें आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। और इसका जो मेन काम होता है ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है, अगर हम केमिकल के रूप में इसको बात करें, इस एसिड की बात करें कि किस लिए यूज़ होता है, तो जो दाग धब्बे लग जाते हैं कपड़ों के ऊपर, ठीक है, तो उसमें जो है डिटर्जेंट में इसको ऐड किया जाता है उन दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए। कार्बोनिक एसिड के लिए बात करें तो जो फिनॉल होता है उसको हम बोलते हैं C6H5OH, आपका ये होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जून 2025 में अमीरपेट एक्सचेंज पर BSNL की क्वांटम 5G FWA सेवा का उद्घाटन किसने किया। FWA होता है आपका फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, यानी कि वायरलेस वाईफाई जो होगा, आपने देखा होगा वो ऑप्टिकल फाइबर्स से चलता है, लेकिन इसने लॉन्च किया है BSNL ने 5G जो फिक्स्ड वायरलेस है, यानी कि वायरलेस वाईफाई जो इन्होंने लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये ए रॉबर्ट जे रवि, जो कि क्या है BSNL के चेयरमैन है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य को हैसियत, आय, सुविधाओं और अवसरों के असमानताओं को कम करने के निर्देश देने वाला प्रावधान जोड़ा गया है। तो जो हमारे राज्य है उनमें जो उसकी जो आय है, राज्य की जो हैसियत है, सुविधाएं हैं, उसको जो है उसमें जो असमानता ना रहे, तो ये कब ऐड किया गया, या ऐड किया गया आपका जो 43वां संविधान संशोधन 1978 में। कब, 1978 में। कौन सा आर्टिकल इसको डिस्क्राइब करता है, तो आर्टिकल 38, जो हमारा आर्टिकल 38 है, आर्टिकल जो 38 है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो और जगदीशपुर में मृत्यु तक वीरतापूर्वक संघर्ष किया था। ये क्वेश्चन टीजीटी में भी आया था, आई होप आपने देखा होगा कि वहाँ पे पूछा गया था इनके बारे में, राजपूत से रिलेटेड, कि कौन से एक नेता थे बिहार के जो कि 1857 की क्रांति में लड़े थे और किस जो है घराने से थे, तो राजपूत से थे, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक तो आपको आई थिंक कंफर्म हो गए होंगे कि एक तो 1857 की जो क्रांति है वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। जो टीसीएस है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है, तो जो टीजीटी आर्ट वाले कैंडिडेट है वो इस टॉपिक को एक बार जरूर कवर कर लें, 1857 की क्रांति। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका नाम था कुंवर सिंह, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तांत्या टोपे के बारे में और नाना साहब के बारे में हमने बात की थी। इन्होंने जो ये शुरू किया था ये कानपुर में शुरू किया था, इन्होंने जो लीड किया था। अगर हम बख्त खान की बात करें तो बहादुर शाह जफर के साथ दिल्ली में भी था, लेकिन जो मोस्टली इसका देखा जाता है वो बरेली से, इन्होंने जो सिंगली लीड किया था वो बरेली से लीड किया था। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो 10 मई 1857 से शुरू हुई थी। किसके लिए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि चर्बी वाले कारतूस, उसके विरोध में ये हुई थी। हालांकि उससे पीछे भी बहुत बड़े इसमें रहे थे, ठीक है, बहुत कारण रहे थे। और जो ये तांत्या टोपे है इसका ओरिजिनल नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था इसका, रामचंद्र पांडुरंग। और इसका जो
1857 की जो क्रांति हुई, इसका मेन जो फोकस पड़ा बाद में, इसका जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला कि भारत जो था अब कंपनी के राज से मुक्त होके डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर चला गया था। पहले क्या था कि हमारे ऊपर कंपनी राज करती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो डायरेक्टली राज करती थी, लेकिन उसका हट के उसको हटा दिया गया था और डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अब जो है इंडिया को लीड कर रही थी यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद। ये भारत का पहला जो है इसको कह सकते हैं कि बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो अपने कैंडिडेट हैं टीजीटी के या फिर अन्य जिनका भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो 1857 की क्रांति के जो मेन लीडर्स हैं उनके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कौन सा लीडर कहाँ से लड़ा था, कहाँ से उसने लीड किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम में टीसीएस से। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है जो है आपके पद्मा अवार्ड। हमने कल भी डिस्कस किया था जिसमें पूछा गया था किसके बारे में, आपका शेखर कपूर के बारे में। ठीक है, आपका वहाँ पे शेखर कपूर, आई थिंक हाँ शेखर कपूर या कुछ और नाम था उनका, उनके बारे में पूछा गया था। शेखर कपूर के नाम के बारे में पूछा गया था, जो कल का हमने डिस्कस किया था। वो भी पेपर ही था, ठीक है, वो भी आपका टीसीएस ने ही पेपर कंडक्ट कराया था, वहाँ से क्वेश्चन लिए थे। इसके अलावा जो हमारा अभी का क्वेश्चन पेपर है, इसमें पूछा गया है कि 2025 में राष्ट्रपति भवन में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है, तो इसका नाम है PR श्रीजेश। ऑप्शन नंबर डी, केरल के हैं ये और हॉकी के प्लेयर हैं। अभी हमने डिस्कस किया था उसमें कि टोटल जो पद्मा अवार्ड दिए गए हैं 2025 में वो 139 दिए गए हैं, जिसमें जो 7 है वो पद्म विभूषण है, जो कि सबसे बड़ी कैटेगरी होती है पद्म विभूषण की अगर हम बात करें। उसके बाद जो आते हैं आपके पद्म भूषण आते हैं 19 लोगों को ये दिए गए हैं। ये 19 लोगों के नाम बार बार पूछ रहा है एग्जामिनर, तो ये आपको याद करने होंगे, ये रट्टा मार के ही याद होंगे आपको। तो 19 नाम यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है या फिर इन 7 में से पूछ सकता है, तो ये जो है आपको 26 नाम याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका एग्जाम में। इसके अलावा 113 जो थे उनको पद्मश्री दिया गया था। बहुत रेयर चांस है कि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये 26 जो है यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ये आपको याद होने चाहिए। तो ये 27 क्वेश्चन थे, हालांकि इसमें 30 क्वेश्चन थे जो कि जीके के पूछे गए थे। तो जो 3 क्वेश्चन थे वो बेसिकली दिल्ली के ही क्वेश्चन थे, ठीक है, दिल्ली से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने उनको जो है इसमें नहीं लिया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में ये नहीं पूछे जाएंगे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब जो है मैंने जैसे आपसे वादा किया है कि मैं डेली 5:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये आपकी ड्यूटी है कि 5:30 बजे आपको ये लेक्चर देखना ही है। आपको ये एज अ रिवीजन लेक्चर इसको देख लो, चाहे अगर आप इसके नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो नोट्स भी बनाइएगा। इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। इसके अलावा और भी जो पटवारी का पेपर हुआ है, ठीक है, और 3-4 शिफ्टों में पेपर हुआ है आई थिंक, तो मैं सारे पेपर जो है कोशिश करूंगा आपको ये प्रोवाइड कराऊं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।